मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर हम अविनाश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इंडियन आर्मी में एक सोल्जर है और वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव आया हुआ है। गांव आने के बाद वो अपने दोस्त बादशाह और जोसेफ से मिलता है और फिर फाइनली घर पहुंचने के बाद उसके घर वाले उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसका दोस्त बादशाह उसे मोहर्रम फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट करता है। फेस्टिवल के दौरान हम बादशाह को देखते हैं जो सामने वाली दुकान पर चूड़ियां खरीदने वाली अपनी गर्लफ्रेंड रजिया पर लाइन मार रहा होता है, पर देखते देखते कोई बादशाह को वहां से अगवा कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रजिया के परिवार वाले बादशाह को एक जंगल में ले जाकर पीट रहे होते हैं। तभी रजिया का बाप उन गुंडों से उसके पैर काटने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो वार करता तभी वहाँ पर अविनाश आकर उसको बचा लेता है और उन गुंडों की खूब धुलाई करता है। अब ये मैटर पूरे लोगों के सामने आता है जहां अविनाश रजिया के पिता को समझाता है कि देखो रजिया भी बादशाह से बहुत प्यार करती है, आप प्लीज इन दोनों की शादी करवा दीजिए जिससे दोनों खुश रहें और अच्छे रहें। ये सुनकर फाइनली रजिया का बाप भी शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद हम अविनाश को देखते हैं जो घर पर रेडियो के जरिए एक न्यूज सुनता है जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली जंग के बारे में कुछ अपडेट्स दिए जा रहे होते हैं। अब वो अपनी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू खाता है, जिस बीच उसकी माँ उसे जल्द से जल्द शादी करने का सुझाव भी देती है। फिर थोड़ा मन को हल्का करने के लिए अविनाश और उसके दोस्त गांव में टहलने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर चूड़ी पहनने की रस्म को वो देखने के लिए रुक जाता है जहां एक शैतानी बच्चा उन्हें चोर समझकर सारे गांव वालों को उनके पीछे लगा देता है। लेकिन आखिर में जब सब पकड़े जाते हैं तब अविनाश को देखकर वहाँ के सारे लोग पहचान जाते हैं कि ये तो गोपाल राव का बेटा है। एक्चुअली अविनाश अपनी होने वाली पत्नी अमूल्या को देखने के लिए आया था। फिर थोड़ा वक्त बीतने के बाद इनकी शादी भी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी रात एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देने में और अपनी लव लाइफ एंजॉय करने में बिता लेते हैं। अब अगली सुबह अचानक पोस्टमैन अविनाश के घर पर आकर उसको ज्वाइनिंग लेटर देता है और कहता है कि भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ चुकी है और वो तुम्हें ज्वाइनिंग के लिए बुला रहे हैं। जो सुनकर अविनाश की माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसको जाने से मना करती है। बट अविनाश एक सच्चा देश का सिपाही है, इसीलिए वो अपने घर वालों का मान रखते हुए फाइनली अपने देश की सुरक्षा के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच अपने पति को जाते हुए देख अमूल्या बहुत रोती है और जाते हुए उसको एक डायरी देती है जिसमें उसने अपनी यादों को संभाल के रखा होता है। फाइनली मेघालय बॉर्डर पहुंचने के बाद अविनाश अपने बटालियन को ज्वाइन करता है जहां उसके सीनियर उसको जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग के लिए स्पेशल ऑर्डर्स देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बटालियन को लेकर पाकिस्तान के सारे सैनिकों को वहां पर एक एक करके साफ कर देता है। लेकिन लड़ाई के दरमियान अविनाश का पैर फिसल जाता है जिस वजह से एक बड़ी सी खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अविनाश के शहीद होने की खबर पूरे उसके घर वालों को, गांव वालों को, सभी को पता चल जाती है और सभी को तगड़ा झटका लगता है। फिर अविनाश के पार्थिव शरीर को लेके जाया जाता है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई लोग एकता के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है 2021 का जहां मुख्यमंत्री विश्वनाथन का एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां उनका बेटा काशी और उनका भरोसेमंद लीडर विजय भास्कर वहां पर आता है। पर जब वहां के न्यूज रिपोर्टर्स उससे अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहता और सारा फैसला जो है वो जनता करेगी। अगर जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है तो मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हम अगले सीन में काशी और उसके कुछ लीडर्स को विजय भास्कर को रास्ते से हटाने के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री का बेटा काशी अपने बाप की कुर्सी पाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, जबकि विजय भास्कर एक ईमानदार नेता है और काशी और उसके आदमी विजय भास्कर को मारने की अब प्लानिंग करते हैं। जिसके बाद हम अब्दुल्ला नाम के एक डॉन को देखते हैं जिससे बहुत सारी पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेता मिलने आए होते हैं। अब्दुल्ला खास करके पॉलिटिशियन लोगों की मदद करता है और बुरे कामों में उनका साथ देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अचानक अविनाश को देखते हैं जो कि मर चुका था लेकिन रियलिटी में वो जिंदा है। और जब हमने देखा था कि वो पहाड़ की ऊंचाई से गिर गया था तो वो जंगल में भटकते भटकते एक रास्ते में आकर पहुंचता है। तभी वो कुछ सर्वाइवर्स से उसे कैंप तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। अब हम काशी के पार्टी के एक नेता को देखते हैं जो मीडिया वालों के साथ कुछ बहस कर रहा होता है जिसमें वो कहता है कि अगले आने वाले मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द हम पार्टी के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ अविनाश पुलिस स्टेशन आकर पहुंच जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से आजू बाजू की चीजों को देखकर एक्सप्लोर करने लग जाता है, मानो कि वो इन सारी चीजों को पहली बार देख रहा हो। अब इसी बीच वो पुलिस वाले से जाकर पूछताछ करता है तो पुलिस वाले उसके अजीब सी बातों को सुनकर उसे इग्नोर करके वहाँ से भेज देते हैं। इसी बीच जब अविनाश की नजर कैलेंडर पर पड़ती है तो वो देखता है कि ये तो साल 2021 चल रहा है और इसी बीच वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देख लेता है जिसको देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता
क्योंकि अविनाश 1900 के जमाने का खिलाड़ी है और अब तो स्टोरी 2021 में आ पहुंची है, इसलिए शायद उसको ये सब कुछ अजीब लग रहा है। तभी एक पुलिस वाला उसकी मदद करके उसे शहर वॉल्टेयर लेके जाता है, जहाँ का पूरा नजारा बदल चुका है और उसे अपने घर जाने के लिए कोई भी रास्ता पता नहीं है। अब रास्ता ढूंढते ढूंढते अविनाश अपने दोस्त जोसेफ के घर पर पहुंचता है। अब अगले दिन हम विजय भास्कर के घर के बाहर कुछ लोगों का जमावड़ा देखते हैं, जो उसे अपने साथ हुए अन्याय के बारे में न्याय मांगते हैं। तभी विजय भास्कर अपनी सेक्रेटरी रागिनी को उनके फैक्ट्री मालिक को कॉल करने के लिए कहता है और सारा मैटर सॉल्व कर देता है और साथ ही साथ उन लेबर्स को सपोर्ट करने का वादा भी करता है। अब यहाँ अविनाश फाइनली अपने दोस्त के बेटे के सहारे अपने दोस्त शिवैया के घर पहुंच जाता है, जो वक्त के सहारे बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब जब अविनाश खुद को उसका दोस्त बताने की कोशिश करता है तो उसका दोस्त मानने से इनकार कर देता है। इसी बीच शिवैया कहता है कि अविनाश के तो माता पिता भी मर चुके हैं। ये सुनकर अविनाश टूट ही जाता है, लेकिन शिवैया को अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। अब जैसे ही अविनाश खुद को प्रूफ करने की कोशिश करता है तो शिवैया उसे घर से बाहर निकाल देता है, ये सोचकर कि ये पता नहीं कौन है। अब उसी दिन अविनाश समुद्र किनारे अकेला बैठा होता है और एक बात से दुखी है कि उसे कोई पहचान नहीं पा रहा है। तभी रास्ते के किनारे किसी का कार एक्सीडेंट होता है, पर कोई उस बंदे को वहाँ पर मदद करने नहीं आता। तभी अविनाश वहाँ पर जाकर उस आदमी की मदद करता है, जिससे खुश होकर वो लड़का गोपाल उसे अपने घर लेकर आता है। अब कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, जब अविनाश अपने खुद की तस्वीर को सामने वाली दीवार पर देखता है और यही नहीं, उसे वहाँ पर अमूल्य भी दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर अविनाश के घाव पर अमूल्य मरहम पट्टी लगा देती है और उसको एहसास होता है कि ये मेरे पति के जैसा लग रहा है, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती। तभी वहाँ पर विजय भास्कर आता है, जिसका नाम सुनकर अविनाश को वो पल याद आ जाता है जब उसने और अमूल्य ने प्लानिंग की थी कि हम अपने बेटे का नाम विजय रखेंगे। मतलब दोस्तों, विजय भास्कर और कोई नहीं बल्कि हमारे अविनाश भाई का ही बेटा है। अब गोपाल अपने पापा से अविनाश की मुलाकात करवाता है और उसे अपनी दादी यानी अमूल्य का सेक्रेटरी बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच रागिनी की नजर अविनाश पर पड़ती है और उसे पहले ही नजर में अविनाश पर क्रश हो जाता है। अब एक रात को भास्कर का बेटा गोपाल उसे अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एक ऐप डेवलपर बनना चाहता हूँ। फिर जब उनकी बातें खत्म होती हैं तो अविनाश खुद से एक सवाल पूछता है कि यार 50 साल के बाद कोई आदमी जवान रह सकता है क्या? इसके बाद वो अकेला पड़ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। इसी दौरान वो अमूल्य के कमरे में जाता है, बट जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे ये बात याद आ जाती है कि मुझे तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, तो फिर मैं अमूल्य से कैसे बात करूंगा। अब न्यूज में खबर आती है कि मुख्यमंत्री की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बेटा काशी अपनी टीम को पावरफुल बनाने के लिए बाकी सदस्यों को भी पैसे देकर ऐड करवाने के लिए कहता है, ताकि वो इलेक्शन के वक्त विजय भास्कर को कड़ी टक्कर दे सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब्दुल्ला के हाथों होम मिनिस्टर का एक एमएमएस लग जाता है, जिसे विजय भास्कर संभाल के रखने के लिए कहता है। इसी बीच एक आदमी वहाँ पर मौजूद होता है जो बड़ी ही अजीब तरीके से ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि विजय भास्कर के घर में अविनाश की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसका वो पिंडदान करके अपने पापा को फिर से श्रद्धांजलि प्रदान करता है। और ये सब देखकर तो अविनाश टूट ही जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब एक दिन रूम में छानबीन करते हुए अमूल्य अविनाश को देख लेती है, जिसके जवाब में अविनाश अमूल्य को उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बताता है, जिसके जवाब में अमूल्य उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर अब अमूल्य को भरोसा दिलाने के लिए अविनाश अपनी जिंदगी की बीती हुई पूरी A to Z कहानी उसे बताता है कि किस तरह उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। शुरुआत में तो अमूल्य उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ अमूल्य और अविनाश को ही पता थी, तो फिर अमूल्य को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इसी बीच उनका बेटा यानी विजय भास्कर वहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन कॉल पर होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस घर की नौकरानी उन्हें देख लेती है। यह अविनाश अमूल्य से कहता है कि वक्त आने पर हम सबको सच बता देंगे। अब यहाँ पर काशी और विजय भास्कर को चुनने के लिए सारे नेता मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें वे फैसला नहीं कर पाते कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए वो उस मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। अब अगले दिन काशी की पार्टी का आदमी विजय भास्कर से मिलने आता है। दरअसल वो यहाँ पर काशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ बातें करने आया होता है, लेकिन विजय भास्कर उसे अपनी ही बातों में फुसलाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का फैसला उसे बता देता है। अब ये देखकर तो वो आदमी भी कंफ्यूज्ड है कि ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो भी मैं करूंगा। वो वहाँ से चला जाता है और काशी को इन सारी चीजों के बारे में बता देता है। अब यहाँ पर हम अविनाश को देखते हैं जो रागिनी से टकरा जाता है, जिसको सभी घर वाले देख रहे होते हैं। अब अमूल्य जब अविनाश के साथ ऊपर रूम में जाती है
तो उस घर का नौकर उन्हें रोमांस करते हुए देख लेता है, जिसको देखकर तो शायद आपकी भी हंसी आ जाएगी। अगले दिन हम गोपाल को देखते हैं जो कंपनियों के कुछ क्लाइंट के साथ एक ऐप के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जो ऐप उसने अविनाश के कहने पर बनाया था। उस ऐप की खासियत ये होती है कि मुश्किल में इंसानों की वो मदद कर सकता है, जिससे हमारे देश में क्राइम्स और एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। और यही नहीं, उस ऐप को गवर्नमेंट द्वारा मान्यता भी दी गई है, जिससे वो बहुत खुश होकर घर जाकर अविनाश को धन्यवाद करता है और उसे साथ में एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। अब यहाँ पर एक और कॉमेडी का पंच लगता है। जब रागिनी को भी अविनाश और अमूल्य के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो उसका भी इंटरेस्ट अविनाश के ऊपर से खत्म हो जाता है। अब एक दिन विजय भास्कर को पता चलता है कि उस मिनिस्टर का एमएमएस उसके फाइल लॉकर से गायब है, लेकिन जब वो इसका जवाब अपनी सेक्रेटरी से पूछता है तो रागिनी इस बात को टालने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसे उस पर शक हो जाता है और वो उसको जान से मारने की कोशिश करता है कि तभी अविनाश वहां आकर उसको रोक लेता है, जिसके बदले में विजय भास्कर उसे थप्पड़ लगा देता है। ये सब अमूल्य भी देख रही होती है, जिसके जवाब में अमूल्य भी विजय भास्कर को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर वो अविनाश की सारी सच्चाई घर वालों को साफ साफ बता देती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उल्टा सभी लोग अविनाश को ही दोषी मानकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी बीच खबर पता चलती है कि अविनाश को किडनैप कर लिया गया है। फिर अगले दिन अमूल्य अविनाश की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां डिटेल्स पूछते वक्त खुद पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। 1900-2021 की क्या स्टोरी बता रही हो तुम? मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बेटा बाप की उम्र से बड़ा है। अब अब्दुल्ला अविनाश को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेके आता है और अपने गुंडों से उसे जान से मार देने के लिए कहता है, लेकिन अफसोस उसका कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। उल्टा अविनाश को देखिए वो कैसे गुंडों की धुलाई कर रहा है। फिर वो लास्ट में अब्दुल्ला की जान बख्शकर वहां से चला जाता है। इसी बीच पूरे सोशल मीडिया के जरिए अमूल्य की और अविनाश की अफेयर की स्टोरी पूरे स्टेट में वायरल हो जाती है, जिससे लोग उन्हें काफी बुरी नजर से देखने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वो मीडिया से मिलते हैं तो अमूल्य कहती है कि अविनाश ही मेरा पति है, बट लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और इस विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए अविनाश का और विजय भास्कर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वहाँ से जाने के बाद उसकी मुलाकात शिवैया से होती है, जो अब मान चुका है कि अविनाश जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। एक तरफ मीडिया में अविनाश के डीएनए टेस्ट के बारे में खबरें चल रही होती है, तो दूसरी तरफ काशी अपने पार्टी मेंबर्स के साथ जश्न मना रहा होता है कि इस बार वो विजय भास्कर को बदनाम करके ही रहेगा। एक रात विजय भास्कर अपनी बदनामी के बारे में सोच रहा होता है, तभी अब्दुल्ला उससे कहता है कि मुझे अविनाश की बातों में सच्चाई लग रही है, क्योंकि उसे वो सारी चीजें पता है जो सिर्फ मेरे बाप को और अविनाश को पता थी। और अब तो अविनाश और विजय के डीएनए टेस्ट भी मिल चुके हैं और उससे पक्का यकीन हो जाता है कि अविनाश ही विजय भास्कर का बाप है। ये बात भी पूरी तरह मीडिया में फैल जाती है और डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा केस उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इसलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए प्रोफेसर गिरीश सोलंकी को ये केस सौंपा जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। अब प्रोफेसर सोलंकी इस पूरे केस की डीप जांच करते हैं और साथ ही साथ अविनाश भी उन्हें अपनी जिंदगी में हुए सभी अजीब चीजों के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ विजय भास्कर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अविनाश को मारने के लिए निकल पड़ता है, पर वहीं रास्ते में जाते वक्त काशी के गुंडे उसे दबोच लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर गिरीश सोलंकी तमाम रिपोर्ट्स के साथ एक लाइव मीटिंग अरेंज करता है, जिसमें वो तमाम न्यूज रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के सामने ये प्रूफ कर देता है कि अविनाश ही विजय का पिता है, जिसमें वो बताते हैं कि 1900 के वक्त एक उल्का पिंड धरती से टकराया था, जिसके टकराव के बाद एक ऑक्सीजन चेंबर बन गया और युद्ध के दरमियान अविनाश उसी चैम्बर में गिर गया था और फिर 50 सालों तक वो उसी चैम्बर में अटका रहा, एक कोमा का सोर्स बनकर। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। तभी एक जर्नलिस्ट उससे पूछती है कि आखिर तक ये उस चैम्बर में बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहा। तब प्रोफेसर सोलंकी इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि ऑक्सीजन सर्कल चैम्बर में टेलोमोरेस नाम का एक इंग्रेडिएंट मौजूद था, जिस वजह से अविनाश 50 सालों तक उसमें जिंदा और जवान रहा। और ऐसे तमाम सबूत वो वहाँ पर पेश करता है, जिस वजह से लोगों को यकीन हो जाता है कि ये अविनाश ही है जो 50 साल पहले खो गया था। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जो पार्थिव शरीर को इन्होंने अविनाश का शरीर समझकर जलाया था वो इनका नहीं बल्कि किसी और सैनिक का था। अब इस तरफ काशी के गुंडे विजय को उसके अड्डे पर लेके आते हैं, जहां वो उसको जान से मारने का ऑर्डर देता है। बट इससे पहले कि वो विजय पर हमला करता, तभी वहां पर एंट्री होती है अपने डैशिंग अविनाश भाई की, जो बड़े ही खतरनाक अंदाज में वहां पर एंट्री करके सभी को मार डालता है। मौके का फायदा उठाकर काशी विजय पर चाकू से हमला कर देता है, बट जैसे ही वो दूसरा हमला करता है तभी अविनाश बीच में आकर उसका वार अपनी पीठ पर ले लेता है
ये देखकर तो विजय को भी अविनाश के बारे में अपनापन फील हो जाता है। अब अविनाश विजय को अपने कंधे पर ले जाकर सारे गुंडों को चाकू से मारता है और यही नहीं, वो काशी के गले पर भी वार करके उसे मार डालता है। अब विजय की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहती है कि इन्हें ब्लड की सख्त जरूरत है। ये सुनने के बाद अविनाश उसे अपना खुद का खून देता है। तभी मूल्या भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंच जाती है। अब विजय भास्कर को यह एहसास होता है कि अविनाश ने उसकी जान बचाकर उस पर काफी बड़ा एहसान किया है और वो फाइनली मान जाता है कि अविनाश ही उसका पिता है। फिर मूल्या और अविनाश को एक साथ देखकर वो काफी खुश होता है और फिर तबीयत में सुधार आने के बाद विजय सीएम की कुर्सी संभालने के लिए रेडी होता है। तभी वहां पर आर्मी का एक ऑफिसर आता है और अविनाश को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर देता है, जहां अविनाश को ऑपरेशन मास्क के लिए चुना गया है और अविनाश भी उसे बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह की हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों हम देखते हैं